तो मुझे तो वीज़ा 10 लेने पड़ते थे, मुझे हर कंट्री जाना पड़ता था यूरोप में। तो हर कंट्री को बॉर्डर को क्रॉस करने में हमको विजिट कस्टम, वीज़ा तो मारो गोली, अच्छा कस्टम साले उतार देते थे ट्रेन से नीचे और रोक देते थे रात भर ना। B2B हमें कुछ नहीं आता था, हमें ये शो करना है इंडिया में। तो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा भाई साहब आप यंग है, जवान है, हैंडसम है, ये दो इंडिया में मेले नहीं लग सकते। पहले शो में किए थे 260 बस, और बाहर थे 297। जब मैंने सक्सेसफुल कर दिया तो सबने लाइन लगाना शुरू कर दी। और मुरादाबाद का तो हाल ये था, 150 किलोमीटर 9 घंटे लगते थे, अगर एक्सीडेंट हो गया तो 18 घंटे। काउंसिल को छोड़ो, कोई बड़े आदमी ने किसने बना दिया? टाटा बिरला ने कहाँ बना दिया? उनके पास तो अरबों खरबों टर्बो है, विजन कहाँ है उनके पास ये वाला। हालांकि मेरा बिजनेस खत्म हो गया, पर मुझे मेरा कंट्री के लिए काम करना था। दिमाग में हमेशा रहा कि मैं गवर्नमेंट के भरोसे ही नहीं रहूं। गवर्नमेंट हमको खुला छोड़ दे, क्या जरूरत, हमको तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दे दे, तंग ना करे और तंग ना करे, बाकी छोड़ दे हम पे। अगर कुछ दे सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं, हमको हायर एंड फायर दे दे हैंडीक्राफ्ट के लिए। हमारी क्वालिटी बेटर है, बेटर है, पर हम क्या करेंगे? फ्यूचर तो हमेशा ही अच्छा है, फ्यूचर की कोई बात ही नहीं है। हो सकता है हैंडीक्राफ्ट इंडिया इंपोर्ट करे, इतना रईस हो जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हम बात करेंगे नवरत्न समद्रिया जी से। ये 3 बार EPCH के चेयरमैन रहे, लगभग 15 साल, और 1 दशक से ज़्यादा इन्होंने इंडियन एक्सपो मार्ट का लीड किया। ये आज से 55 साल पहले दिल्ली में आए थे, एक बेरोजगार युवा के रूप में छोटी सी जगह नौकरी करते थे, और साथ ही साथ इन्होंने राजस्थान से कॉपर कॉइन्स को लेकर के दिल्ली में बेचना शुरू कर दिया। आगे जाकर के इन्होंने हाथी दांत से बने हुए हड्डी के वेस्ट को यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करते ये आज इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के विश्व पितामह बन चुके हैं। ये वो हैं जिन्होंने कंसीव किया था इंडियन एक्सपो मार्ट को, जो कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी धरोहर है। आज हम बात करेंगे कैसे इन्होंने हाथी दांत के कचरे को दिल्ली में बेच करके एक छोटे से कारोबार को शुरू करके आज उसको करोड़ों का साम्राज्य बना दिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ये हड्डी के हाथी दांत लाते कैसे थे और फिर उसको बेचते कैसे थे? वो माल मिलता था वहाँ जोधपुर में, पाली वगैरह में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चूड़े का रिवाज था। राजस्थान में पूरा चूड़े का, उस समय तो पूरा चूड़े का रिवाज था। एक कास्ट पूरी पहनती थी वो, राजपूत और जाट और ये वगैरह, शादी के पहले, शादी के बाद। तो वो जो पुराना पड़ा था लोगों के घरों में, वो इकट्ठा करना शुरू किया, वही फिर ये वापस उस पर लग गए। ठीक, अब सिक्के में कौन इंटरेस्ट लेवे? बिल्कुल। तो वो चूड़ा लाने लग गए। अब वो चूड़ा रोज आता ले जाता, आता ले जाता, आ जाता, रोज खरीदता था वो। हमने कही ये हो क्या रहा है? एक दिन मैं जनपद पे बैठा था तिब्बतियन मार्केट में, कि उससे पैसे लेने थे जिसको हम ये देते थे। तो उसके 10 नंबर दुकान में एक पेम्बा सिंह का दुकान थी। उन्होंने कहा इधर आ भाई। मैंने कहा क्या बात है? बोले ये बोरे कौन देता है? मैंने कहा मैं देता हूँ, हमारे यहाँ से। कि अभी माल है? मैंने कहा हाँ आया हुआ है। तो कहीं मैं आऊँगा शाम रात को दुकान बढ़ा के। मैंने कहा ना, दुकान बढ़ा के आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो तुम्हें जो आना तो अभी चल दो, वो बाद में सरदार जी आएंगे और उनके सामने हम तुम्हें माल नहीं देंगे। तो कहीं चलो, वो मोटरसाइकिल होती थी, उसके उठाया, चल दिया, आ गया। आके बोला हाँ माल तो ठीक है, रेट बताओ। हमने की रेट हम क्या बताएंगे, रेट तुम ही बता दो, जो भाव बिकता है तुम्हें पता होगा। तो गई 120 रुपये किलो। हमारे दिमाग ख़राब हो गया, जो हम बेचते थे 30-35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, ये 120 रुपये किलो गिरा। कहीं तो दिमाग ख़राब है। ये कौन से सन की बात है सर? ये सन 1974-75 की बात। अच्छा, बस वैसा शुरू हो गया वो। तो हमने कही भाई देख रेट तो ठीक नहीं पेम्बा। तो
कहीं 125 रुपये कैश पेमेंट। अच्छा हमने की ठीक है, कोयले की ताल पे सामने तुलवाते थे, ठीक। तुलवा दिया। ऐसे फिर वो काम शुरू हो गया। ठीक है। होते 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 फिर जो है कुछ माल काफ़ी गुजरात से मिलता था। गुजरात में बहुत माल था पुराना हाथी दांत का, टनों में। ओह, उस समय तक बैन नहीं हुआ था ये? नहीं, बैंड 1986 में हुआ था। ओह, जब बैंड हो गया तो हमने तो बिजनेस भी शिफ्ट कर लिया था ना। फिर हमने फैशन ज्वेलरी कर दी शुरू। हमको पता था ये बैंड हो जाएगा, बहुत परेशानी आ रही थी। तो 1980 के अंदर हमने फैशन ज्वेलरी संग संग शुरू कर दिया। ओके। तो वो बढ़ गया। अब उसमें क्या होता था कि वो ऑर्डर लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था फैशन ज्वेलरी का। तो 2 अटैची कौन उठाए और एक थैला, मतलब सैंपल तो पूरे चाहिए। बिल्कुल। तो बड़ी मुश्किल होती थी जी। लेके जाते थे और वहाँ उठा उठा के हमारे तो हाथ टूट जाते थे। बाद में तो मैंने एक आदमी संग ले जाना शुरू कर दिया। ओके। उसके बावजूद भी सामान बहुत होता था। सामान की बात अलग है। उस वक़्त ये यूरोप एक नहीं था ना, क्या नाम, सेनेगल नहीं था। ठीक है। तो मुझे तो वीज़ा 10 लेने पड़ते थे। मुझे हर कंट्री जाना पड़ता था यूरोप में। बिल्कुल। जर्मनी जा रहे हैं, जर्मनी से फ्रांस जा रहे हैं, फ्रांस से स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, इटली से वापस आके डेनमार्क जा रहे हैं, बेल्जियम। हम एक एक कंट्री 2-2 दिन में करके आते थे। पूरा यूरोप ऐसे करते थे, स्पेन वगैरह। जी। तो हर कंट्री को, बॉर्डर को क्रॉस करने में हमको विजिट। कस्टम, वीजा तो मारो गोली, अच्छा, कस्टम साले उतार देते थे ट्रेन से नीचे और रोक देते थे रात रात भर। बड़ा समझाते थे, भाई हमारे पास जीएसपी है, माल पास वापस ले जाएंगे, करेंगे। कोई नहीं समझता था। कोई समझते, कहीं नहीं समझते थे। पर समझते थे वो अफसर आता था जब तक सुबह हो जाती थी, मतलब पूरी रात हमको वहाँ बिठाए रखते थे। ठीक। ऐसे करते करते मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम ये शो इंडिया में भी करें। ये जितने भी लोग हैं, ये बेचारे इतना सामान ढो ढो के जाते हैं और वहाँ पर इतनी तकलीफ होती है। तो हमको जो है ये शो इंडिया में करना है। उस वक़्त तक मुझे आइडिया ही था, बस मैंने करा नहीं। अच्छा। ये बात फिर 86 में हाथीदांत बैंड हो गया। ठीक। मैं 88 के अंदर पहली बार काउंसिल में मेंबर बना था, ईपीसीएच के। ओके। सीओए मेंबर, सीओए क्या? कमेटी ऑफ अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कहते है, हैं। ठीक है। उसके बाद 3 साल के बाद फिर इलेक्शन हुए, तो मैं चेयरमैन के इलेक्शन के लिए अपनी टीम बना के खड़ा हुआ जी। और मैं चेयरमैन बन गया 91 में। ओके। जब चेयरमैन बन गया तो मैंने सबसे, मतलब दूसरी तीसरी मीटिंग के अंदर कहा कि हमको ये B2B फेयर करना है। ना, B2B हमें कुछ नहीं आता था, हमें ये शो करना है इंडिया में अच्छा। हैंडीक्राफ्ट का। अच्छा। उस वक्त गारमेंट वाले गारमेंट का शो करते थे होटलों में, छोटा ही करते पर करते थे। बिल्कुल। पर हमने कि हमें भी ऐसा ही शो करना है इंडिया में एक बार। तो IHGF। हाँ? IHGF जो हाँ, शुरू है। हाँ। ठीक है। तो इसकी तैयारी हमने साल भर पहले शुरू कर दी। फिर हमने एप्लीकेशन भेजना शुरू करी। तो पहली बार 5 एप्लीकेशन आई बस। फिर हमने रिमाइंडर भेजा तो 12 हुई। ठीक है। फिर हमने रिमाइंडर भेजा, 17 हुई। तो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा, भाई साहब आप यंग है, जवान है, हैंडसम है, ये दो इंडिया में मेले नहीं लग सकते हैंडीक्राफ्ट के। अच्छा। मैंने कहा राकेश जी, मैंने पीछे मुड़ का कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। ठीक। करेंगे चलो। तो कोई मेरे लायक कायम सेवा बताओ। मैंने कहा उठ जाओ, मुरादाबाद, जोधपुर, जयपुर चलते हैं, वहां से लेके आएंगे स्टैंड। तो फिर सारे स्टैंड लाए, वो भी लाए कितने, 80 स्टैंड लाए। तो एक दिन इनका फोन आ गया फिर कि भाई साहब अभी भी शो नहीं होगा। मैंने की क्यों?
बोले मेरा ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आया। मैंने कहा उसके लिए क्या चाहिए? बोले 216 मीटर कम है। मैंने कहा आ जाओ, मेरे यहाँ से चेक ले जाओ, मैं लूँगा, पर शो जरूर होगा। शो मस्ट गो ऑन। अच्छा, तो ये कौन सा पहला फेयर कब हुआ था ये ईपीसीएच का? 94 IHEF का में पहले हुआ था, फरवरी। और कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे सर? पहले शो में हाँ पहले शो में किए थे 260 बस। और बाहर थे 297। पर सर आजकल तो लाइन लगी होती है उसके। तो उसके शो के बाद लाइन लगी ना, तो पहले कौन आता? बिल्कुल ठीक। हाँ, फर्स्ट टाइमर जब मैंने सक्सेसफुल कर दिया तो सबने लाइन लगाना शुरू कर दी। पहले एक हॉल था 18 नंबर, फिर दो, दूसरे शो में 2 हुए, तीसरे शो में 4 हो गए, 5वें शो में 5 हो गए। ऐसे करते करते पूरा प्रगति मैदान भर दिया था मैंने, फिर भी जगह कम पड़ती थी। इसलिए ये दिमाग में आया कि हम अपना मार्ट क्यों बनाएं, क्यों नहीं बनाए, क्योंकि आईटी पे हमको तकलीफें बहुत थी। अच्छा सर, जब आपने पहला फेयर किया था 1995 में, उसमें बिजनेस कितना कराया? आपने कहा 297 के करीब फेयर बायर्स थे, तो बिजनेस कितना? उस वक्त 150 करोड़ का हुआ था। 150 करोड़ का उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ा बिजनेस बहुत है। बड़ा था। मतलब हर एक्सपोर्टर को काम मिला और अच्छा काम मिला। ओके। अच्छा, इसके बाद फिर आपने ये ईपी एक्सपो मार्ट कैसे कंसीव किया? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा था फ्रैंकफर्ट में, हांगकांग में, वहाँ पर बड़े बड़े एक्सपो मार्ट बनते हैं, यहाँ कैसे आपने कंसीव किया? अरे भाई ऐसा था, पहली बात तो हमको बहुत तकलीफ होती थी आईटीपीओ से काम करने में। ठीक है। बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उनका, कोई अंदर जा नहीं सकता, हाँ नहीं। हमारी गाड़ियां 2, जिसका शो है पूरा, उसमें 3 गाड़ी देते थे अंदर घुसने की। ओके। हाउ इज पॉसिबल? और पासेस के लिए हम स्टैंप लगाएंगे, खुद रख लेते थे, हमको आधे देते थे। और बहुत सी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है वहाँ। ठीक ठीक। तो हमने कहा हमारा ही क्यों नहीं बनाए? तो हमारे बनाने के लिए हमने सोचा, फिर कमेटी के अंदर बात की कि भाई देखो ऐसा है कि बायर जो है हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं आ रहा है जितना चाइना में जाता है। बिल्कुल ठीक। और बायर आ भी सकता है, लेकिन हमारे पास शोरूम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर कि लोगों का शोरूम ऐसी जगह हो जहाँ पर बाहर आवे हॉपिंग फ्लाइट में और बिजनेस करके चला जाए। तो हमारा आइडिया ये था कि हम एक ही जगह पूरे हिंदुस्तान का एक्सपोर्टर को बिठा दें। ठीक। बाहर अगर एक दिन के लिए ही दिल्ली आ रहा है तो वो पूरा हिंदुस्तान देख के जा सकता है। ठीक। अब दूसरे तरफ से देखो, एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बायर आया जी, वो 2 दिन के लिए आया। ठीक। अब भाई साहब 2 दिन के लिए उसको जोधपुर का भी माल देखना, उसको मुरादाबाद का भी देखना, उसको और भी जगहों का माल देखना, तो कैसे देखेगा एक जगह पे? ना तो वो जोधपुर जा सकता है, ना एक दिन में आ सकता है। और मुरादाबाद का तो हाल ये था, 150 किलोमीटर 9 घंटे लगते थे, अगर एक्सीडेंट हो गया तो 18 घंटे बाय रोड। और बाहर का भी जाना ही नहीं चाहता था। 2-3 बाहर का तो एक्सीडेंट भी हो चुका था, घबराते थे वहां जाने से, मुरादाबाद जाने से। वो तो अब ठीक हुआ सब। तो हमने कही जब बायर को एक जगह सारी फैसिलिटी देनी है तो हमको एक मार्ट बनाना पड़े। वो मार्ट के अंदर हम एग्जीबिशन सेंटर भी रखेंगे और परमानेंट शोरूम भी रखेंगे, ताकि बायर अगर आए किसी, जैसे अब हमारा शो नहीं है, वो जा रहा है चाइना, कहते चलो इंडिया देख जाओ, तो 2 दिन में इंडिया देख के चला जाएगा पूरा हिंदुस्तान। ठीक ठीक। नहीं, प्रगति मैदान में तो और भी प्रॉब्लम्स थी कि आप एक हॉल में जाकर के दूसरे हॉल में जाकर के एक दिन में पूरा देख ही नहीं सकते थे ना। और एक्सपो मार्ट में तो आप एक दिन के कंटिन्यूटी है, बिल्कुल कंटिन्यूटी है। और
सर पहली बार तो आपने बताया कि अरे भाई कितनी गाड़ियां एक्सपो मार्ट के अंदर खड़ी होती, 500। ये तो 5 गाड़ी नहीं खड़ी करने देते थे, इतना बड़ा ITOP है। और जब मैंने आपसे ले लिया रेंट पे, तो आपको क्या लेन देन, मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करूं कहाँ नहीं करूं। बिल्कुल ठीक। और खासतौर पे बाहर के लिए, बाहर के लिए और या एक्सपोर्टर के लिए, मुझे तो उनको सुविधाएं देनी, मैंने तुम्हें पैसा तुम्हें पूरा दे रहा हूं मैं। ठीक 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 ठीक। है, तुम और पैसा ले लो ना, पर मुझे फैसिलिटी पूरी दो। बाहर को तो पूरी फैसिलिटी चाहिए। बाहर एक्सपोर्टर यार, दोनों को, बाहर को मारो गोली, एक्सपोर्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2005 में फिर आपने एक्सपो मार्ट शुरू किया? नहीं 2005 का मैंने तो शुरू कर दिया था 99 में। मैंने अच्छा, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या प्रेजेंटेशन दी थी 99 में। ओके, दैट वी वांट। और फिर हमारी मिनिस्ट्री में बातचीत चली है, और श्यामल घोष जी होते थे सेक्रेटरी, उनके साथ कई मीटिंगें हुई, फिर उन्होंने एग्री करा, फिर वहाँ से शुरुआत हुई। मिनिस्ट्री ने हाँ भरी, कहा यस दिस प्रोजेक्ट इज वाइबल। कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे प्रभात कुमार जी, उन्होंने कही नहीं ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और प्राइम मिनिस्टर साहब कौन होते थे उस समय? नहीं, प्राइम मिनिस्टर से मेरी नहीं मुलाकात अच्छा, हुई इस बारे में। उस समय अटल बिहारी जी होते थे वैसे? कौन सी गवर्नमेंट थी उस समय जब ये शुरू हुआ था? मेरे ख्याल से वाजपेयी साहब की थी। अच्छा ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब जब हमारा पहला एक्सपो मार्ट जो हुआ था 2005 में, फिर तो EPCH का पहला फेयर जो लगा था वो तो 2005 में लगा था, अक्टूबर शायद, नहीं फरवरी में लगा था सर, 2006 फरवरी में लगा था। तो सर उस समय कितना का बिजनेस आया होगा? उस समय कितना का बिजनेस जनरेट हुआ था? बिजनेस तो हो ही जाता है ना, बिजनेस का मुझे थोड़ी फिगर का अच्छा, पता, कोई फिगर देता नहीं, सब खुश थे, फिगर हो गया। अच्छा, बाहर कितने आए थे 2006? बाहर वही जो जेन्युइन बाहर थे वो सब आए, थोड़े से कम आए क्योंकि पहली बार वो होटल का अरेंजमेंट नहीं था पूरा। ठीक। लेकिन उसके बाद तो कंटिन्यूटी होती गई ना, ठीक, होटल ठीक, भी बढ़ते गए, सब कुछ होता गया। ठीक सर। इट टेक्स टाइम। इवन आपको एक बात सरप्राइज होगी, जी सर। मैंने मार्ट जिस एक्सपोर्टर को बेचे हैं, उसको कभी नहीं कहा ये तेरे लिए है, मैंने कि ये तेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। वो देख लो आज है। बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक विजन तो है, और शायद इतना बड़ा कोई जो एक्सपो मार्ट बना है और किसी काउंसिल ने नहीं बनाया है। काउंसिल को छोड़ो, कोई बड़े आदमी ने किसने बना दिया? टाटा बिरला ने कहाँ बना दिया? छोड़ो बे, काउंसिलों को तो पैसा कहाँ है, उनके पास तो अरबों खरबों टर्बो है, वो विजन नहीं था। विजन कहाँ है उनके पास ये वाला? ये आप ही का इनिशिएटिव था कि अब छोटे से छोटा भी एक्सपोर्टर या सप्लायर एक्सपोर्टर बनने की सोच सकता है, अपने उसको एग्जिबिट कर सकता है, नहीं तो फॉरेन जाकर के भाई आप देखो जितने मेरे कारीगर थे ना जी, जब मैंने पहला शो लगाया जी 94 में, ठीक, 96 में मेरे सारे जोधपुर के कारीगर यहाँ आ गए, मैंने मना थोड़ी किया। अच्छा, वो एक्सपोर्टर बन गए। एक्सपोर्टर बन गए, हालांकि मेरा बिजनेस खत्म हो गया, पर मुझे मेरा कंट्री के लिए काम करना था। ठीक। आई वर्क फॉर माई कंट्री, नॉट फॉर माई इंडिविजुअल। अच्छा, अभी जो है ना सर, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, बडिंग एक्सपोर्टर्स हैं, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को उनको क्या क्या स्कीम्स हैं जो देनी चाहिए, किस तरह से उनको प्रमोट करना चाहिए, और हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थोड़ा बहुत डाउन साइड पे जा रहा है उसके रीजंस क्या हैं? आपका पहला सवाल क्या था? सर मेरा पहला सवाल था कि गवर्नमेंट इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट कर सकती है? पहली बात तो मेरी दिमाग में हमेशा रहा कि मैं गवर्नमेंट के भरोसे ही नहीं रहूं। ठीक। गवर्नमेंट हमको खुला छोड़ दे, तंग ना करे। तंग ना करे, हम कर देंगे जो कुछ करना है। ठीक सर। ये सब बेकार की बातें, गवर्नमेंट करेगी क्या नहीं, गवर्नमेंट क्या। अरे अभी क्या दे रहे हैं वो, 2% का वो दे रहे हैं, 1% 2%। बिल्कुल क्या जरूरत है? हमको तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दे दे, तंग ना करे।
और तंग ना करे, बाकी छोड़ दे हम पे। अगर कुछ दे सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं, क्या सर? हमको हायर एंड फायर दे दे हैंडीक्राफ्ट के लिए, क्योंकि हमारा सीजनल बिजनेस होता है, बिल्कुल ठीक। पूरा साल नहीं चलता। ठीक। अगर हम पूरे साल किसी लेबर को रख लेंगे तो उसकी तनख्वाह फिर पूरी साल की बढ़ेगी। तो हायर एंड फायर में हम जितना चाहिएगा उतना लेंगे। ठीक। चाहे हमसे कह दो भाई इसकी तनख्वाह ये होगी, हायर एंड फायर में हमको पता रहेगा, ठीक। तो हम उतना रखेंगे। नहीं तो आज हम बड़ा कंजूसी से आदमी रखते हैं, बिजनेस भी उसी तरह से लेते हैं। अच्छा सर, इंडियन एक्सपोर्ट और चाइना एक्सपोर्ट, इन दोनों में अंतर क्या है? चाइना में किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, हमारे यहाँ किस तरह से हो रहा है? कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर कैसे होगा, क्योंकि उनका तो बिजनेस कई मल्टीफोल्ड हो गया है विस इंडियन एक्सपोर्ट के सर। वही वाली बात है, हायर एंड फायर वाली। एक ही मुद्दा है, ओके। उनको सब मिलता है वहाँ, एक ही जगह, लेबर वगैरह सब कुछ। हालांकि उनकी मेहनत, लेबर महंगी है, लेकिन हमसे डबल काम करते हैं वो। और कोई फर्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल वगैरह के अंदर 5-10% का फर्क होता, तो बाहर नहीं देखता इतना ज़्यादा कहीं दुनिया में। क्वालिटी वाइज क्या हम चाइना को compete कर पा रहे हैं? हमारी handicraft क्वालिटी industry? बेटर है, अच्छा। बेटर है, पर हम क्या करेंगे? कंज्यूमर तो कह रहा मुझे माल मिल गया ना यार, फेंक देंगे, साल भर बाद और ले लेंगे। क्वालिटी तो हमारी बेटर है, और प्राइस वाइज वो बेटर है। प्राइस वाइज वो बेटर है। अच्छा, अब अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो कोविड के बाद से क्या सिचुएशन बन रही है हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की सर? कोविड के बाद में कई सिचुएशनें बदल गई। अब आप कई लोग जो थे वो उठ नहीं पाए, जिनने लोन ले रखा था वगैरह था, वो तो उठ नहीं पाए। और जो नहीं थे, लोन वोन जिनने नहीं लिया, उनको बिजनेस इतना मिला नहीं एकदम से, तो मतलब एक गैप सा रह गया। वो गैप अब 1 आध साल के अंदर भर जाए तो भर जाए, बाकी मैं नहीं कह सकता। और फ्यूचर आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कैसा देख रहे हैं सर? फ्यूचर तो हमेशा ही अच्छा है, फ्यूचर की कोई बात ही नहीं है, डिपेंड करता है। नहीं, जैसे हम प्रोडक्ट में इनोवेशन इतनी नहीं कर पा रहे जितना कि नहीं, एक ही इनोवेशन तो देखो आप जाके, इनोवेशन तो बहुत है, इनोवेशन में कोई कमी नहीं है। इनोवेशन में नहीं, पर हमारी थोड़ी रेटें महंगी होती है, प्राइस ज़्यादा है। इनोवेशन में कोई कमी थोड़ी है, लोग रोज लाते हैं, ये शो बनते ही इसलिए कि नए नए शो में नए नए प्रोडक्ट आते हैं। और आपने कैंटन फेयर देखा, आपने आपका फ्रैंकफर्ट का देखा, आपने हांगकांग का देखा, इन सारे फेयर्स में अगर आप देखते हो तो हमारा फेयर उनसे किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है सर? अब लेवल तो डिपेंड करता है भाई साहब पैसे पे, उनका इतना महंगा होता है, हमारा सस्ता होता है, लेकिन फिर भी कोई क्वालिटी में कमी कहाँ है? आप जाओ देखो मार्ट में, शो में कोई कमी थोड़ी है, साफ सफाई वगैरह, ये एम्बियंस वगैरह सब बढ़िया, लोग स्टैंड भी इतने सुंदर सुंदर लगाते हैं। बाकी क्या चाहिए फेयर में? तो यही चीजें होती है, बाहर को और क्या चाहिए? खाना पीना सब मिलता है बाहर को, बढ़िया स्टैंडर्ड का। अब तो होटल वगैरह भी, और अब तो होटल भी वहाँ पर ग्रेटर नोएडा में बहुत हो गए। ठीक 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 ठीक। कोविड के बाद से आपको लगता है संभलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, हो गया काफी रिकूप तो हो गया है, अच्छा। बट स्टिल 1-2 साल में पूरा हो जाएगा। अच्छा, 55 साल की जर्नी में मतलब आप एक छत के ऊपर, कनॉट प्लेस की छत के ऊपर सोया करते थे, वहां से कनॉट प्लेस नहीं, जैन भवन था, अच्छा, ये गोल सामने मार्केट के जैन भवन में? गोल मार्केट में, लेडी हार्डिंग रोड पे। अच्छा, उस पूरी जर्नी को जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, मजे आ रहे हैं जिंदगी में, भगवान ने सब कुछ दिया, उसका शुक्रगुजार हूँ।
और तो क्या दे सकता है। और जो नए बडिंग एक्सपोर्टर्स आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो बडिंग जो नए नए एक्सपोर्टर्स आना चाहते हैं इस लाइन के अंदर, पर्टिकुलरली हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के अंदर। इनोवेशन लेके आवे, नया प्रोडक्ट लाए, इनोवेशन करे, उसमें काम पूरा मिलेगा। अच्छा, काम का सच कोई कमी नहीं काम है। की कोई कमी नहीं होती, हैंडीक्राफ्ट काम की कहाँ कमी है। हर आदमी को घर सजाना, पर थोड़ा सा ये होता है कि घर 10 साल के बाद नया सजता है। कपड़े गारमेंट होता है वो हर साल 2 बार चेंज होता है, ठीक ठीक। पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। नहीं, अब जैसे हमारा यूरोप का बैकबोन टूटी पड़ी है, यूएस की सिचुएशन फिर भी थोड़ी सी बेटर, पर यूरोप की पूरी बैकबोन टूटी पड़ी है, तो हमारे बायर्स भी सारे शिफ्ट कर रहे हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या फिर इवन साउथ ईस्ट तो एशियन उसका कंट्रीज की तरफ। इफेक्ट तो है बाहर, यूरोप का इफेक्ट काफ़ी है इंडिया में। बाहर नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो गई, तो बाइंग कम हो गई, तो उसका इफेक्ट है इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का। इसीलिए तो हैंडीक्राफ्ट कम हो रही है थोड़ी थोड़ी। इसीलिए आपने कहीं कोविड में उनका भी कुछ गड़बड़ हुआ होगा। अब ये यूक्रेन का युद्ध और चल गया तो यूरोप तो बिल्कुल ठंडा सा हो गया। तो जिस दिन ये सब ठीक होंगे तो फिर चल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हैंडीक्राफ्ट तो चलेगा, चलता रहेगा। अच्छा, हो सकता है हैंडीक्राफ्ट इंडिया इंपोर्ट करे, इतना रईस हो जाए इंडिया। नहीं वैसे हो भी रहा है, ये हो भी रहा है ये। अच्छा सर, आपने जब दिल्ली आए थे, आप 1970 के अंदर दिल्ली आए थे, उस समय आप क्या करते थे? कितना सैलरी था आपका? वो कैसा? तो लंबी कहानी है भाई, बहुत अब टाइम हो गया।